हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के फाइनल एग्जाम के लिए जो सब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, जो ये वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर होने वाले हैं, उसमें अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि एक ही वीडियो में सभी सब्जेक्टिव में आपको लगभग 20 करवाने वाला हूँ। ठीक है, लगभग 20। इसको नोट करके आपको याद कर लेना है एकदम, जहाँ आप लोग कर रहे थे शुरू से ही। और जो लड़के पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर रोज का जो सूचना है हम आपको उसी में भेजते हैं। ओके, घबराना बिल्कुल नहीं है। परीक्षा नज़दीक हो या एक दिन पहले तक हो, जो लड़का नियमित रूप से तैयारी करेगा वो बेस्ट होगा। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। आंसर साथ में रहेगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आपके परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, संभावित क्वेश्चन है, 90% आने का, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। गारंटी दे रहे हैं, 90% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। आइए आंसर को देखते हैं कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है, जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, संचार आदि दूसरे और लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है ताकि ये अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तु एवं सेवा का क्रय कर सके। क्रय मतलब होता है खरीदना, अब विक्रय मतलब होता है बेचना। ये सभी के सभी क्वेश्चंस वीवीआई क्वेश्चंस है। इसका स्क्रीनशॉट लेके जहां आप नोट्स बना रहे होंगे अगर, तो उसको लिख लीजिएगा। आइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ये लगातार हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आइए आंसर को देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास होता है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी के बीच का रास्ता है। इसमें पैराग्राफ चेंज मत कीजिएगा। ठीक है, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है हम आपको बताते आए हैं शुरू से, और जहाँ करना होगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपको इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। जितना होगा इसी में से आएगा। अगर एक दो इधर उधर आता भी है तो उसे भी आप, इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि उसे भी लिख लेंगे। ठीक है, बस नियमित रूप से जो भी गाइडलाइन दिया जा रहा है और जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसे ईमानदारी से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अब आपके परीक्षा में एकदम रत्ती भर भी देर, आपकी एक गलती, मिस्टेक बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। और समय भी कितना है आपके पास फाइनल परीक्षा के लिए, ये तो आपको खुद पता है, बताने का भी ज़रूरत नहीं है। सतत विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये एक ऐसा विकास है जो कि जारी रहे, टिकाऊ बना रहे। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। मतलब जो अभी हमारे आवश्यकता की चीज़ें हैं उसे हम उपयोग करेंगे, लेकिन उसी स्तर तक कि नुकसान ना हो और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसी को बोलते हैं सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसके बाद लिखिएगा, वुडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में यह बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरी की जाती है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब ध्यान में रखिएगा। आर्थिक नियोजन क्या है? ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन वीवीआई। आपको भरोसा अगर नहीं होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं, आपको खुद यकीन हो जाएगा। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ है एक समय वृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है, अर्थशास्त्र में यानी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय का उपयोग करना। पैराग्राफ यहाँ से चेंज कीजिएगा। ठीक है, आर्थिक नियोजन की योजना ने इस प्रकार परिभाषित किया है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रिया में प्रयोग करना है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन को 50 शब्द में कम से कम लिखना है। इस बात को मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। घबराइएगा तो काम गड़बड़ाएगा आपका। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं, तो इसीलिए लाइक जो लड़के नहीं किए हैं वो कर देंगे, और जो भी आपके दोस्त हैं
जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, 1 महीना लास्ट बचा है, मानिए कि महीना ज़्यादा का, क्योंकि आपको पता ही है कि इधर उधर कुछ दिन निकल ही जाएगा, तो उसको शेयर कर दीजिए कि एक ऐसा जगह है जहाँ 1 महीने का पूरा प्लान बताया गया है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और सबको बुला लीजिए। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, ये लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है 2 नंबर का। तो एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, जिसमें विदेशों से प्राप्त होने वाले आय भी शामिल होते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रीय आय। अब उसी में दूसरा प्रश्न यहाँ से है कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय देश की कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उससे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, सब क्वेश्चन अपने आप में VVI क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। आपके भविष्य के लिए मैं बता रहा हूँ, जो लड़का सिंसियर होकर पढ़ेगा उसी का रिजल्ट बेहतर होगा। पहले ही दिन हम बोले थे, आज भी बोल रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, औसत अथवा प्रति व्यक्ति आय क्या है। वही क्वेश्चन को बढ़ा के पूछेगा तो इस तरह पूछेगा, देखिए, देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो था, ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा कि बैंक आधार पर विभिन्न देशों का किस प्रकार वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ से पैराग्राफ चेंज। विश्व बैंक इस आधार पर उच्च आय वाले देश यानी विकसित देश कितने हैं, तो याद रखिएगा 5, जिसके पास वीटो है, और निम्न आय वाले देश यानी विकासशील, भारत भी विकासशील देश में शामिल है, के रूप में देशों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद क्या है या क्या समझते हैं, या इसका परिभाषा लिखिए। तीनों तरीके से क्वेश्चन लिख बोले तो आपको यही लिखना है। आंसर है कि एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समयावधि मतलब समय के अंदर प्रायः 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार। सेवा का मतलब यहाँ पे काम करना नहीं, आपको पता है कि इकोनॉमी में 3 तरीके से आपको सेक्टर बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र में ये सेवा शामिल होते हैं। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के बारे में हम बताए थे आपको। आइए, उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय, फिर क्वेश्चन आया। अब ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन है, नॉर्मल। देखिए, हम हर तरीके से क्वेश्चन डाल देते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर, तो यहाँ पे जो डाले हैं, यहाँ पे आप लोग प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, इसमें और उसमें क्या अंतर है। अंतर यही है कि जब आप इसको लिखिएगा तो यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं लिखवाए थे, यहाँ पे बस इस फॉर्मूला को जोड़ लीजिएगा। ठीक, इसीलिए ये क्वेश्चन हम डाल दिए थे। अगर ये आप लिख देते हैं तो आपका 1% नंबर भी टीचर चाह के भी नहीं काट पाएंगे। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, आपके लिए ये अलग से हम डाले हैं, क्योंकि बहुत लड़के शॉर्ट में कर देते हैं, अब बाद में बोलेंगे कि हमको नंबर नहीं मिला। तो नंबर लेने का पहले तो तरीका अपनाओ, तब नंबर मिलेगा। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर। अब यहाँ पे दोनों का परिभाषा भी अगर आप लिख देंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। जिनके पास नहीं आया होगा, समस्या आएगा किसी प्रकार का, तो पहला प्रति व्यक्ति आय का यहाँ से, उसके बाद राष्ट्रीय आय का यहाँ से लेके यहाँ तक, काम खत्म। यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा और उसके आगे राष्ट्रीय आय लिख दीजिएगा, हेडिंग करके राष्ट्रीय आय और स्टार बना के उसके बाद लिख दीजिएगा। पहला वाला में लिखना है प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटल इनकम, उसके बाद उसको लिख दीजिए, दोनों का परिभाषा लिख दीजिए, हो गया अंतर। चलिए आइए नेक्स्ट, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए किसी को आप गेहूं दिए तो वो आपको क्या दे दिया, आटा दे दिया, या आटा छोड़िए चावल दे दिया। ठीक, फिर ये चावल किसी दूसरे को दिया तो उसको चना दे दिया। तो इसी को बोलते हैं कि वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन। दूसरे शब्दों में किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के, मतलब बिना पैसे दिए हुए, जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो पैसा दे के खरीदते हैं, नहीं, वहाँ पे पैसा नहीं देना है। वस्तु के बदले में किसी वस्तु का जब लेन देन होता है तो उसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। उदाहरण के लिए गेहूं से चावल बदलना जो अभी हम बताए हैं, सब्जी से तेल बदलना, दूध से दही बदलना। ठीक है,
डाउट क्लियर हो गया होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो से जो लड़का मन से देख लिया उसका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए, मौद्रिक प्रणाली क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। तो मौद्रिक प्रणाली का आविष्कार वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हुआ है। मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सारा कार्य मुद्रा की सहायता से होने लगा। इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति, यहाँ से पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, ठीक, इस प्रणाली को नीचे से लिखिएगा, अपने वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा को अपनी जरूरत की अन्य वस्तु द्वारा प्राप्त करता है। उसके बाद ये नीचे वाला लाइन लिख लेना है, ठीक, क्योंकि ये परिभाषा है। 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, 2 नंबर में ये पूछा जाएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। एटीएम क्या है? अब देखा तो सब होगा, लेकिन अगर परीक्षा में आ जाए तो एटीएम क्या है तो लिखोगे कि एक मशीन है जो पैसा फेंकता है, तो नंबर नहीं मिलेगा। तो देखिए कैसे लिखना है। ये क्वेश्चन सबको पता है, लेकिन लिखना कैसे है बहुत कम लोगों को पता होगा। 2 नंबर का VVI। आर्थिक विकास के इस दौर में बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा प्लास्टिक के एक टुकड़े को मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाना है, ठीक। प्लास्टिक जैसा होता ही है, पता ही है आपको एटीएम कार्ड कैसा होता है। एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह मशीन 24 घंटे रुपए निकालने तथा जमा करने के लिए सेवा प्रदान करता है। अब ऐसे लिख दोगे तो भाई जो टीचर होंगे बोलेंगे कि ना लड़का पढ़ा है। अब पढ़ा है तो इसको बढ़ाइए। अब बढ़ेगा कैसे? नंबर दे के। मोबाइल नंबर नहीं, एग्जाम में नंबर। क्रेडिट कार्ड क्या है? 2 तरीकों के कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ठीक। दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। क्रेडिट कार्ड हम होमवर्क में नोट कर लो, व्हाट इज डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की राशि निर्धारित करती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धन राशि के अंदर वस्तु और सेवाओं को खरीदता है। मतलब अगर 1000 रुपया है क्रेडिट कार्ड में तो आप 1000 का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डेबिट कार्ड में अगर 1000 रुपया है आपके पास और कोई 2000 का जूता आपको पसंद आ गया तो 2000 का खरीद लेगा, लेकिन बैंक माइनस 1000 रुपया कर देगा। अब आप जब डलवाएंगे उसमें पैसा तो माइनस 1000 जो है वो काटेगा, उसके बाद का बैलेंस दिखाएगा। नेक्स्ट, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो टॉर्च लेना है वो, अब बार देना, प्रकाश इस पर चला जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, चलो समझो। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफ़ी महत्व है। यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। यदि मुद्रा न होती तो विश्व के विभिन्न देश में आर्थिक प्रगति कभी भी संभव नहीं होती, चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी हो या मिश्रित हो। यहाँ से पैराग्राफ को बदल दीजिए। क्यों? क्योंकि ये इतना भी लिखिएगा तो काम हो जाएगा, लेकिन लेना है कौन चीज़? नंबर। तो बढ़ा के नहीं लिखोगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक। यहाँ से लेके इसको पूरा कर दीजिएगा। नेक्स्ट, साख क्या है? साख यानी उधार लेना। क्या है? उधार यानी ऋण। देखिए, साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। कि जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उतनी साख उसका अधिक होता है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब होता है ऋण लौटाना या भुगतान करने की क्षमता, ठीक ना, अभी जो बताए हैं। तो इसके बारे में लिखना है यहाँ से कि यदि हम कहें तो अरुण की बाजार साख में अधिक है तो इसलिए मतलब उसका ऋण लौटाने की शक्ति से लोगों के विश्वास है। इस विश्वास के आधार पर व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था को उधार देती है। अब यहाँ पे एक लाइन पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पे कि प्रोफेसर जीड के अनुसार जो बताया गया है साख क्या है उसी के बारे में यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, तो इसको मेंशन जरूर कर दीजिएगा अगर ये प्रश्न आता है तो क्वेश्चन आएगा कितना में? 2 नंबर में, ठीक। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जितना क्वेश्चन है आज लगभग सब इंपॉर्टेंट है, एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? तो उधार क्यों चाहिए? उसके पास नहीं है, बेचारा छोटा किसान है। तो देखिए, अधिकांश किसान छोटे या सीमांत श्रेणी के होते हैं जिनके पास आय की कमी होती है, यानी पैसे की कमी होती है, तो वो अपना बचत नहीं के बराबर कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप कृषि एवं उससे संबंधित उद्योग में वो निवेश नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें वित्तीय सहायता या साख की आवश्यकता पड़ती है। हो गया, बना के भी आप लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा है या 22 में भी पूछा है। तो ऐसी वित्तीय संस्थान जो देश के लिए वित्तीय या साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है, मतलब कि कैसे कब देना है, कितना टैक्स लेना है, किसको देना है किसको नहीं देना है, ये संस्था तय करती है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। देखने में छोटा है लेकिन 2 नंबर का काम कर देगा। अब वैसे भी आपको तो आधा लिखना ही है जितना प्रश्न होगा। स्वयं सहायता समूह, ये क्वेश्चन 50-50 का है, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो हम आपको बताए थे ना कि जो उसी तरह के क्वेश्चंस करवाएंगे जो आते हैं और जो आ सकते हैं, बिना मतलब का कापी भरवाने वाला काम नहीं। नोट कर लीजिएगा इसको बस, क्योंकि ये 50-50 वाला क्वेश्चन है। बाह्य स्रोती किसे कहते हैं? 2 नंबर का VVI क्वेश्चन। जब बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनी संबंधित नियमित सेवा स्वयं अपनी कंपनी की बजाय किसी बाहरी या विदेश स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती है तो उसे बाह्य स्रोती कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उसी को बाह्य स्रोती, मतलब बाहर से उधार ले या व्यापार करे, यहाँ पे आप देख रहे हैं संस्था या समूह से प्राप्त करता है। ओके, नेक्स्ट, आर्थिक संरचना का क्या महत्व है? 2 नंबर का क्वेश्चन। आर्थिक संरचना प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली पैदा करती है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्र में इतना प्रत्यक्ष संबंध होता है, ठीक, कि सभी क्षेत्रों से इनका जो है प्रत्यक्ष संबंध होता है, जैसे अंतर्गत वित्त, ऊर्जा, यातायात, संरचना इत्यादि। उसके बाद ये वाला पॉइंट एज एग्जाम्पल आपको इंडिकेट कर देना है, क्योंकि समूह पूछा है तो समूह में 2-3 चीज़ों का नाम बताना इम्पोर्टेंट है। आइए, सरकारी सेवा किसे कहते हैं? तो पता तो सबको है लेकिन लिखना कैसे है ये हम बताएंगे। तो जो सरकार के द्वारा सेवा दिया जाता है उसे सरकारी सेवा कहते हैं। परीक्षा में तो यही लिखोगे, लेकिन इतना से 2 नंबर मिलेगा? आधा नंबर दे दे वह बहुत है। तो देखिए, जब देश और सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है तो और इसके विभिन्न क्षेत्र में काम लेती है तो उसे सरकारी सेवा की सूची में रखा जाता है। लाइक कोई शेयर ओवर करते नहीं हो ना, तो क्लास अगर हम बीच में बंद कर दिए तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि आप लोग केवल अपने कर रहे हैं, उस दोस्तवा को नहीं भेज रहे कहीं कि वो फर्स्ट आ जाएगा। अरे क्या हो गया फर्स्ट आ जाएगा? दोनों लोग घूमना ऐसा करना। सरकारी सेवा कुछ व्यापक क्षेत्र का उदाहरण है इस प्रकार, जैसे सैन्य सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक, वित्त, बैंकिंग सेवा इत्यादि, यानी इत्यादि। स्क्रीनशॉट ले लेके शॉर्ट रेडी फिल्डर मारते रहो। गैर सरकारी सेवा, उसी को बस उल्टा कर देना, काम खत्म, बिना मतलब का पढ़ के टाइम वेस्ट क्या करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ चुका है, पहले बता दे रहे हैं। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का, ठीक ना, समन्वय या एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तु एवं सेवा, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम या मानवीय पूंजी का भी निर्बाध प्रवाह हो सके। ठीक, वैश्वीकरण के अंदर पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, लगातार लिखिएगा इसमें। और वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी, वस्तु तथा प्रौद्योगिकी निर्बाध रूप से एक दूसरे से दूसरे देश में प्रवाह होता है। ठीक, वैश्वीकरण का मतलब हम अपना सामान उसको दे रहे हैं, वो हमको दे रहा है, पूरा देश मिल के व्यापार कर रहा है, ये वैश्वीकरण हो गया, यानी ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह कब और क्यों स्थापित किया गया? तो ट्रेड मतलब व्यापार, तो व्यापार का मतलब व्यापार के लिए, लेकिन पहले इससे मार लो इम्पोर्टेंट। एक लाइन में भी पूछ सकता है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो भी यहीं लिखिएगा। कब और क्यों स्थापित किया गया, तो आपके सामने पूरा स्क्रीन पे पूरा सिस्टम है। तो एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, उदार मतलब कि सब जिए, सब खाए, सब ऐश करे। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करती है, ठीक, और देखता है कि इन नियमों का पालना है। विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देती है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 के उपर्युक्त उद्देश्यों से की गई है। स्थापना कब हुआ है? 1995। ये UN का एक सहभाग है, याद रखिएगा।
निजीकरण, व्हाट इज निजीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपको पता ही होगा क्योंकि ये शब्द बहुत ज़्यादा फेमस है। आइए इसको देख लेते हैं कि पहले 2 नंबर में आएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक, निजीकरण का प्रक्रिया अभिप्राय निजी क्षेत्र द्वारा प्राइवेटाइजेशन होता है। बहुत लोग सोच रहा होगा कि इसका हिंदी या इंग्लिश नहीं पता है। यार तुम लोग दिन भर सुन रहे हो कि प्राइवेट सरकार सब कर रहा है, तो उसी को ना निजीकरण बोलते हैं। उद्यमों का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका बंद करना। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार के सन 1991 से निजीकरण की नीति अपनाई गई है। निजीकरण कोई इसी टाइम नहीं हो रहा है, 1991 से ही हो रहा है, लेकिन पहले कम होता था और अब अधिक हो रहा है, बस फर्क यही है। आइए अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक कौन है? तो प्रमुख कारक कौन कौन है? तो प्रौद्योगिकी है, परिवहन है, सूचना संचार है, विदेशी व्यापार है और विदेश निवेश है। ठीक, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। विदेशी निवेश तो वीवीआई कर लेना भाई, 2 नंबर में ये भी आने का पूरा चांस है। देखो इससे बाहर नहीं जाएगा, भरोसा रखो। जाएगा भी तो तुम लिख लोगे, इतना का हम गारंटी दे रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से अगर किए रहोगे सभी क्वेश्चंस को तभी। बहुराष्ट्रीय कंपनी तथा निगम अपने देश के बाहर दूसरे देश में जो पूंजी लगाते हैं उसे विदेशी निवेश कहते हैं। मतलब विदेशी मतलब क्या? विदेश में निवेश करना। विदेशी निवेश एकमात्र उद्देश्य है उसका क्या? तो लाभ अर्जित करना। जैसे विदेश के कंपनी भारत में आके कोई सामान बेचता है, बनाता है, तो वो उसे क्या बोलेंगे कि वो विदेशी निवेश है। या हम कोई अपना फैक्ट्री विदेश में लगाते हैं तो। 28 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता कौन है? कंज्यूमर। संक्षेप में बताइए, मतलब शॉर्ट में बताओ, 50 शब्द में, घर जाओ। तो उपभोक्ता बाजार व्यवस्था महत्वपूर्ण अंग है जो एक वस्तु या सेवा का उपयोग खरीदता है तथा उपभोक्ता मतलब उपभोक्ता कहलाता है। मतलब कोई चीज़ खरीदता है और उसका उपयोग करता है। पैराग्राफ यहाँ से चेंज कीजिएगा। खरीदारी की अनुमति से कैसे वस्तु और सेवा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता है। महात्मा गांधी के शब्दों में, यहाँ से पैराग्राफ चेंज, महात्मा गांधी को नीचे वाला लाइन से लिख दीजिएगा। उपभोक्ता हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह हम पर निर्भर नहीं बल्कि हम उन पर निर्भर हैं। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा में जो है उसको ब्लैक रंग से लिखिएगा तो और बढ़िया कॉपी लगेगा, तो और बढ़िया नंबर मिलेगा। तो आज का सेवा समाप्त। बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों को ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बार बार हम बोल रहे हैं कि शेयर करो शेयर करो, कर नहीं रहे हो। तो अभी बहुत कुछ देना है, रोक देंगे क्लास तो फिर बोलना मत। और लड़के जो पहली बार हैं या आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। अभी बहुत कुछ देना है, निर्भर करता है तुम पे कि तुम लेना चाहते हो कि नहीं। लेना चाहते हो तो शेयर करो, और नहीं चाहते हो तो मत करो, हम भी क्लास रोक देंगे। बाद में मत बोलना हमको कि क्यों रोक दिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।